जो कैसे हैं आप जो है सभी लोग हमारे पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए ई विद्या ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल सेट्स मिलेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में ई विद्या ऐप आप डाउनलोड करें। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुअलीलता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म, और इसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्र का सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि बहुजीनी वंशागति। सबसे पहले बहुअलीलता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले हमें समजात यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के बारे में पता होना चाहिए। जो होमोलोगस गुणसूत्र होते हैं अधिकांश उच्च पादप और उच्च जंतु द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब क्या है कि उनमें गुणसूत्र युग्म में, पेयर में उपस्थित होते हैं, और जब किसी जीव का निर्माण होता है, उसका जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नई संतान बनती है, तो जायगोट में आधे गुणसूत्र माता जनक से यानी कि मदर से आते हैं और आधे गुणसूत्र पिता जनक से आते हैं यानी कि फादर से आते हैं, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर द्विगुणित जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो जो आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं, तो इसलिए जो गुणसूत्र होते हैं हमारे में 46 जो गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें से 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। अब जो हमारे यहाँ गुणसूत्र होते हैं उच्च पादपों में, उच्च जंतुओं में, वो युग्म में पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, इसलिए तो वो 23 पेयर्स पाए जाते हैं यानी कि 23 युग्म पाए जाते हैं। और इन पेयर्स में पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, आगे तक जो पेयर होते हैं, उस पेयर में से एक क्रोमोसोम माता से आता है और एक क्रोमोसोम पिता से आता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में जो एक क्रोमोसोम होगा वो माता से आया होगा अंडाणु के द्वारा, और एक क्रोमोसोम पिता से आया होगा शुक्राणु के द्वारा यानी कि स्पर्म के द्वारा और ओवम के द्वारा। तो ये जो 2 क्रोमोसोम पेयर है, जो पहले नंबर का होगा, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, जितने भी क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, उन 2 क्रोमोसोम्स के अंदर से एक क्रोमोसोम माता का होता है और एक क्रोमोसोम पिता का होता है। और ऐसे क्रोमोसोम पेयर जो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, इन्हें हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि समजात गुणसूत्र के साथ एक बात और हमें समझ में आनी चाहिए कि सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। अगर ये एक क्रोमोसोम पेयर है और ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है, तो सामान्यतः जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम में एक या 2 क्रोमैटिड्स हो सकते हैं। अगर हम इसको क्रोमैटिड माने, एक क्रोमैटिड है फॉर एग्जांपल, तो जो समजात गुणसूत्रों के जो 2 क्रोमैटिड्स है, इसका एक क्रोमैटिड है, इसका क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। लेकिन जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें आगे जाकर कोशिका विभाजन में यूज होंगे। अब समजात गुणसूत्रों का जो यूज होगा वो
बहुअलीलता में मल्टीपल एलिलिज्म में होगा, इसलिए हमने पहले पढ़ा समजात गुणसूत्र क्या होता है। तो बहुअलीलता को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने कल पढ़ा कि एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती है, एक लक्षण को निरूपित करती है, और एक लक्षण में दो वेरिएंट्स होते हैं या दो ट्रेट्स होते हैं। और इसीलिए एक जीन में इन दो ट्रेट्स के लिए दो एलील्स होती हैं। तो सामान्यतः एक जीन में दो एलील होती है, क्योंकि एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती है और एक लक्षण के दो फॉर्म्स होती हैं, दो कंट्रास्टिंग फॉर्म होती है, दो विभेदक फॉर्म होती है, और एक फॉर्म के लिए एक एलील होता है, दूसरे फॉर्म के लिए दूसरा एलील होता है। लेकिन कभी कभी नॉर्मल कंडीशन से अलग एक जीन में अनेक एलील्स हो जाती हैं, अर्थात दो से अधिक एलील होती है, और इनका जो निर्माण होता है वो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन से होता है। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन से होता है। और ओके, बड़ा लिख देंगे अब। तो जो जीन है उसमें सामान्यतः दो एलील होते हैं एक जीन में, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन से, उत्परिवर्तन से, ठीक है बेटा, बड़ा लिख देंगे। रतन, ललिता, अभी इससे बाद बड़ा लिखेंगे। तो जो सामान्यतः एक जीन होती है उसके दो एलील्स होते हैं, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन से, उत्परिवर्तन से दो से अधिक एलील हो जाते हैं। अब उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन शब्द हुगो डी व्रीज ने यूज किया था। उन्होंने कहा कि जीवों में अचानक जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, सडन चेंजेस जो होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन आजकल जो म्यूटेशन की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है कि जो डीएनए में, जीन्स में, गुणसूत्रों आदि में जो जीवों के अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि जीवों के डीएनए में, जीन्स में, गुणसूत्रों आदि में जो अचानक हेरिटेबल यानी कि वंशागत परिवर्तन होते हैं, हम उन्हें म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं। तो कभी कभी एक जीन की एक से दो से ज्यादा एलील्स होती है जो म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण बनती है। तो जब किसी जीन की एक से ज्यादा एलील्स, दो से ज्यादा एलील्स होती हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं मल्टीपल एलील, यानी कि बहु एलील। और बहु एलीलों की वंशागति क्या कहलाती है? मल्टीपल एलिलिज्म, यानी कि बहुअलीलता। तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बहुअलीलता किसे कहते हैं या बहुअलील किसे कहते हैं, बहुअलीलता को समझाइए। तो बहुअलीलता के लिए हमें क्या लिखना है कि सामान्यतः एक जीन की दो एलील होती हैं, लेकिन परंतु कभी कभी एक जीन की दो से अधिक एलील्स हो जाती हैं जो म्यूटेशन के कारण बनी होती हैं, उत्परिवर्तन के कारण बनी होती हैं। ऐसी दो से अधिक एलील, जब एक जीन की एक दो से ज्यादा एलील होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स, यानी कि बहुअलीलता बोलते हैं। और बहुअलील्स यानी कि मल्टीपल एलील्स की जो ये वंशागति होती है, इसे हम बोलते हैं बहुअलीलता, यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस या समान लोकाई पर, या इसे हम बोलते हैं वी स्थल, जैसे ये यह है, इसे हम बोलते हैं वी स्थल यानी कि लोकस। गुणसूत्र पर उपस्थित वह स्थान, वह साइट जहां पर जीन्स उपस्थित होती है, हम उसे लोकस या वी स्थल बोलते हैं। तो प्लूरल इसका बहुवचन लोकाई होता है। तो
समजात गुणसूत्रों पर समान V स्थलों पर उपस्थित एक जीन की 2 से अधिक एलील्स को हम मल्टीपल एलील्स, मोहम्मद अस्थम भैया जीन्स कल पढ़ाई थी हमने। जीन होती है वंशागति की इकाई होती है, जेनेटिक्स की हेरिडिटी की इकाई होती है जो माता पिता से लक्षणों को संतानों में लेकर जाती है। या जीन वो डीएनए का खंड होता है, सामान्यतः डीएनए का बना होता है, जो किसी जीव में किसी विशिष्ट लक्षण को बनाता है या उसको एक्सप्रेस करता है या उसको निरूपित करता है। यानी कि एक डीएनए का वो स्पेशल खंड जो किसी जीव के अंदर किसी लक्षण को प्रकट करता है, बनाता है, वो जीन्स कहलाता है। बेटा ये पर्सनल जो चैट है ये ना करें, जो प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो जो समजात गुणसूत्रों पर समान लोकाई पर उपस्थित एक जीन की 2 से अधिक जो एलील्स होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील, यानी कि बहुअलील कहते हैं। और उन बहुअलीलों की वंशागति मल्टीपल एलिलिज्म या बहुअलीलता कहलाती है। अब जो बहुअलीलता के जो एग्जाम्पल है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। बहुअलीलता के जो एग्जाम्पल है वो पहला है मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति। इसमें 3 एलील्स होती हैं। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है खरगोश में, यानी कि रैबिट में कोट का रंग, कोट रंग की वंशागति। इसमें 4 एलील्स होते हैं। कोट का मतलब होता है जो उसमें कलर होता है, बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है उसको हम कोट कलर बोलते हैं। तो किसी भी अगर जीन बेटा डीएनए का वह स्पेशल खंड होता है, वो पार्ट होता है जो किसी जीव में किसी जैविक लक्षण को, बायोलॉजिकल कैरेक्टर को बनाता है या उसको निरूपित करता है या उसको एक्सप्रेस करता है। तो रैबिट में और इसमें अगर किसी एलील में जो नंबर ऑफ एलील है, एन क्या है? एलील्स का संख्या है। अगर n एलील्स की संख्या है तो तब जो संभव जीनोटाइप्स होते हैं। तो जब संभव जीनोटाइप की जो संख्या होती है वो होती है n इंटू n+1/2, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स है, एलील्स की संख्या। जैसे इसमें 3 एलील है तो यहां पर जीनोटाइप कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3+1/2, यानी कि 3 इंटू 4/2, यानी कि 12/2, यानी कि 6 जीनोटाइप। तो मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति के समय 6 जीनोटाइप बनेंगे। और अगर खरगोश में कोट कलर के लिए देखेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 4+1/2, यानी कि 4 इंटू 5/2 इजिकल टू 20/2, यानी कि यहां पर 10 जीनोटाइप बनेंगे। अब जो मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति है उसमें जो एलील्स होते हैं वो 3 होते हैं और उसके 6 जीनोटाइप होते हैं। 3 एलील्स कौन कौन से हैं? IA, IB और I0 या IO, और इसको स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। IA एंटीजन A बनाता है, IB एंटीजन B बनाता है और IO कोई एंटीजन नहीं बनाता, यानी कि नो एंटीजन।
अब इसके जो 6 जीनोटाइप होंगे वो होंगे IA ये होता है समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, और इसका ब्लड ग्रुप बनेगा A। दूसरा होगा IA IO या I0, ये भी ब्लड ग्रुप B बनेगा, लेकिन ये क्या है, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस है। ये होमोजाइगस है यानी कि समयुग्मजी है। और क्वेश्चन में जब तक वो समयुग्मजी ना कहे तो हमें A के लिए ये लेना है और B के लिए IB IO लेना है। और IB IB ये समयुग्मजी B है, ये ब्लड ग्रुप B बनाएगा, ये भी ब्लड ग्रुप B बनाएगा। लेकिन अगर वो कहे, स्पेशली कहे कि समयुग्मजी A है, यानी कि एक माता का या पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो समयुग्मजी A है, तब हम इसको IA IA लेंगे। वरना अगर उसने नहीं कहा है, मेंशन नहीं किया है, तो हम उसको हेट्रोजाइगस वाला यानी कि विषम युग्मजी लेंगे। तीसरा, 4 के बाद 5वां होगा IA IB, ये ब्लड ग्रुप AB बनाएगा। और छठा होता है I0 I0 और ये ब्लड ग्रुप O बनाएगा। तो 6 जीनोटाइप हो गए ये। तो अगर रुधिर वर्ग की वंशागति में अगर माता का ब्लड ग्रुप A है फॉर एग्जांपल और पिता का B है, तो इसका जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे, IA I0, इसका लिखेंगे हम IB I0, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि अगर वो विषम युग्मजी नहीं कह रहा है तो आप ऑब्वियसली क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस, या अगर वो स्पेशली होमोजाइगस नहीं कह रहा है तो आप उसको अपने आप क्या लेंगे, विषम युग्मजी लेंगे। रतन बेटा, कल की क्लास नहीं ली थी आपने, एलील बताया था कल। एलील का मतलब होता है एक जीन की 2 फॉर्म्स। अभी हमने बताया कि एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती है और एक लक्षण की 2 फॉर्म्स होती है, और एक फॉर्म के लिए एक एलील होती है और दूसरी फॉर्म के लिए दूसरी एलील होती है। तो एक जीन की 2 फॉर्म होती है, 2 लक्षणों के लिए, 2 वेरिएंट्स के लिए, 2 ट्रेट्स के लिए, उन्हें हम एलील बोलते हैं। और डेफिनेशन जो है कि वो क्या कहती है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन, एक जीन की 2 एकांतर जो फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। तो अब इसका जो जीनोटाइप हो गया, तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, IA I0, इसके गैमेट्स बनेंगे IB I0। पुनेट स्क्वायर इसका IA I0 IB I0, इसका हो गया IA IB, इसका हो गया IB I0, इसका हो गया IA I0, इसका हो गया I0 I0। जो IA IB है ये ब्लड ग्रुप बनाएगा AB, ये बनाएगा B, ये बनाएगा A और ये बनाएगा O। यानी कि 25% चांस है बच्चे का कि A बने, AB बने, B बने, O बने। यानी कि AB और O चारों का 25% चांस है कि जिस बच्चे का जो जन्म हो रहा है वो A ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, B वाला भी हो सकता है, AB वाला भी और O वाला भी हो सकता है, अगर उसने विशेष रूप से होमोजाइगस नहीं कहा है। तो जो ये ब्लड ग्रुप IA IB है, जो ये जीनोटाइप IA IB है, तो ये बनाता है एंटीजन A और ये बनाता है एंटीजन B, और दोनों के बनने से बनता है ब्लड ग्रुप AB। तो इसमें 3 एलील्स भाग ले रही हैं, IA IB और I0, इसीलिए ये मल्टीपल एलीलिज्म यानी कि बहु एलीलता का उदाहरण है। और इसकी जो ये 3 एलील है वो क्या कहलाती है, मल्टीपल एलील्स यानी कि बहु एलील कहलाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक
इनहेरिटेंस। नाम से पता चल रहा है, बहु माने बहुत सारी, पॉली माने बहुत सारी, यानी कि जब कोई लक्षण, कोई हेरिडिटी कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। सामान्यतः एक लक्षण एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन अगर कोई लक्षण दो या दो से ज्यादा जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, अर्थात उस कैरेक्टर को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा जीन्स होती हैं, और लक्षण की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो प्रभावी यानी कि डोमिनेंट एलील्स की संख्या पर निर्भर करती है, तो ऐसी वंशागति को हम बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें दो ही बातें याद रखनी है कि इसमें दो या दो से अधिक जीन्स होंगी जो लक्षण को बनाएंगी, और दूसरा बात कि जो लक्षण की इंटेंसिटी है, लक्षण की तीव्रता है, लक्षण की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? प्रभावी एलील्स की संख्या पर। तो एक ऐसी वंशागति जिसमें किसी लक्षण को दो या दो से अधिक जीन कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं, और लक्षण की तीव्रता प्रभावी एलील्स की संख्या पर निर्भर करती है, बहुजीनी वंशागति कहलाती है। बहुजीनी वंशागति में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि बहुजीनी वंशागति किसे कहते हैं। बहुजीनी वंशागति को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है, पहला है मनुष्य में त्वचा का रंग, दूसरा एग्जाम्पल है मनुष्य में हाइट, मनुष्य की जो ऊंचाई है, और तीसरा है गेहूं में कर्नेल का रंग। कर्नेल जो होता है वो किसी भी सीड का, ग्रेन का या फ्रूट का अंदर वाला खाने योग्य जो भाग होता है, हम उसे कर्नेल कहते हैं। तो जो मनुष्य में त्वचा का रंग है वो 3 जोड़ी जीन्स पर निर्भर करता है, ये जो होता है वो 2 जोड़ी जीन्स पर निर्भर करता है, 2 जोड़ी जीन्स पर निर्भर करता है। अब इसमें जो जीन्स है वो है कैपिटल आर, कैपिटल बी और स्मॉल आर, स्मॉल बी। ये बनाता है वाइट और ये बनाता है फुल रेड। ये लाल बनाता है और वो वाइट बनाता है। इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल बी। इसके स्मॉल आर, स्मॉल बी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और ये बनेगा इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक, और ये हो गई F1 पीढ़ी। इसके बाद जब हम इसको F1 इंटू F1 करते हैं तो F1 इंटू F1 क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इंटू कैपिटल आर, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो 4 तरह के गैमीट्स बनते हैं। कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, और स्मॉल आर, स्मॉल बी। सेम गैमेट इसके बनेंगे। और जब गैमेट्स का क्रॉस कराने के बाद जो 16 ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो बनेंगे फुल रेड, फिर लाइट रेड यानी कि हल्का रेड, उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक, उसके बाद वेरी लाइट, और उसके बाद वाइट। जो इनका अनुपात आता है वो आता 1, 4, 6, 4 और 1। 4 और 1 5 और 6 11, 4 15 और 1 16,
और जो फुल रेड है इसमें जो एलील्स का जो नंबर होगा डोमिनेंट का वो 4 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें डोमिनेंट एलील 0 होगी। तो फुल रेड का बनना, जो लक्षण की जो इंटेंसिटी है वो डोमिनेंट एलील यानी कि प्रभावी जीन्स पर, प्रभावी एलील पर निर्भर करती है। जिसमें 4 है वो फुल रेड बनना, जिसमें 3 हो गई वो लाइट रेड बनना, जिसमें 2 एलील है डोमिनेंट वो इंटरमीडिएट होगा, जिसमें 1 है वो वेरी लाइट बना, जिसमें 1 भी नहीं है वो व्हाइट बना। इसका मतलब तो बहुजीनी जो वंशागति है उसका मतलब क्या है कि एक ऐसी वंशागति जिसमें कोई करैक्टर 2 या 2 से ज्यादा जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, और किसी भी लक्षण की वंशागति, उस लक्षण की वंशागति प्रभावी एलील्स की संख्या पर निर्भर करती है। यहां पर जो प्रभावी एलील्स की संख्या है, जब 4 है तो फुल रेड बनना, 3 है तो लाइट रेड बन रहा है, और 2 है तो इंटरमीडिएट बन रहा है, जब 1 है तो वेरी लाइट बन रहा है, जब 1 भी नहीं है तो व्हाइट बन रहा है। तो ऐसी वंशागति क्या कहलाती है? बहुजीनी वंशागति कहलाती है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रीय सिद्धांत। यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को W.S. साटन और टी बावेरी ने 1902 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने पृथक्करण के ज्ञान को मेंडल के नियमों के साथ जोड़कर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम 1-2 लाइन में कैसे समझ सकते हैं कि जो मेंडेलियन कारक होते हैं, मेंडेलीय कारक जिन्हें आप क्या बोलते हैं? जीन्स कहते हैं। मेंडेलीय कारक अथवा जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र पर विशिष्ट विस्थलों यानी कि लोकाई पर उपस्थित होते हैं। जीन्स विशेष गुणसूत्रों पर विशेष स्थान पर उपस्थित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्थल यानी कि लोकाई कहते हैं। और गुणसूत्र और दूसरी बात तथा गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय पृथक हो जाते हैं और निषेचन के समय पुनः रिकम्बाइन हो जाते हैं, यानी कि पुनः द्विगुणित कंडीशन बन जाती है, रिकम्बाइन हो जाते हैं। ये 2 बातें याद रखनी है हमें। जो मेन बात है क्रोमोसोम थ्योरी की कि मेंडेलियन कारक यानी कि जीन गुणसूत्रों पर विशेष स्थानों पर उपस्थित होते हैं जिन्हें हम लोकाई या विस्थल कहते हैं, और वो गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय पृथक हो जाते हैं और निषेचन के समय पुनः रिकम्बाइन हो जाते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि मेंडेलियन कारक अथवा जीन्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होती हैं और गुणसूत्र ही पृथक्करण के और स्वतंत्र अपव्यूहन के यानी कि अपव्यूहन के
आधार होते हैं, यानी कि उनसे ही गुणसूत्रों के द्वारा ही पृथक्करण होता है गुणसूत्रों का, और वो स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके अनेक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि जो नर और मादा युग्मक है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से जो संतान बनती है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स किसी भी जीव को बनाते समय इक्वल रोल प्ले करते हैं, बराबर रोल प्ले करते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में के बीच में वो पुल की तरह काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं। इसलिए जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, नर और मादा युग्मक होते हैं, वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से जब संतान बनती है तो संतान बनते समय यहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। तो लक्षण जो है माता पिता से वो युग्मकों के थ्रू संतान में पहुंचते हैं, और जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी के बीच में, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, माता पिता की एक पीढ़ी है, संतान जो बनी वो दूसरी पीढ़ी है, इन पीढ़ियों के बीच युग्मक जो होते हैं वो पुल की तरह काम करते हैं। दूसरा, माता पिता के दोनों के जो युग्मक होते हैं, जो माता के युग्मक है अंडाणु और जो पिता के युग्मक है शुक्राणु, दोनों समान रोल प्ले करते हैं, अर्थात संतान के निर्माण में, संतान में लक्षणों के निर्माण में दोनों का रोल बराबर होता है, क्योंकि आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं। इसलिए दोनों का रोल बराबर होता है और दोनों ही बराबर क्रोमोसोम देते हैं जीव में, बराबर जीन्स सप्लाई करते हैं और बराबर लक्षण ही प्रकट करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका कि जब स्पर्म यानी कि शुक्राणु और अंडाणु यानी कि फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है, तो उस समय जो मेल गैमेट है उसका केवल केंद्रक ही अंडाणु यानी कि फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, संलयन करता है, संलयित होता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि जो समस्त आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो केंद्रक में उपस्थित होती हैं, और केंद्रक ही सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है युग्मकों के द्वारा। चौथा पॉइंट, जो एक केंद्रक होता है उसमें अनेक क्रोमोसोम्स बनते हैं। नॉर्मली सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, केंद्रक के अंदर एक केंद्रक में बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ मुख्यतः थ्रेड लाइक या धागे समान संरचना होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती, वहां पर दूसरी प्रोटीन जुड़ी होती है, प्रोटामाइंस। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः मिलकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है केंद्रक के अंदर, जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। नॉर्मल सेल्स में, सामान्य सेल, यानी कि सामान्य सेल का मतलब क्या है, यहां पर जो सेल डिवाइड नहीं हो रही है, उन सेल्स में क्रोमोसोम उपस्थित नहीं होते, वहां पर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, और कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट जो है, एक गुणसूत्र पर अनेकों जीन्स उपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं? मनुष्य में लगभग 30,000 जीन्स उपस्थित होती है, और उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो होती है 46। तो 46 क्रोमोसोम पर 30,000 जीन्स जो उपस्थित होती हैं वो तभी उपस्थित हो सकती हैं जब एक क्रोमोसोम पर अनेकों जीन्स होती हैं। 6 पॉइंट क्या है कि जो मेंडेलियन कारक होते हैं, यानी कि जिन्हें हम जीन्स बोल रहे हैं, वो युग्म में पाए जाते हैं, यानी कि पेयर्स में पाए जाते हैं, और इनके समान, यानी कि मेंडेलियन जीन फैक्टर्स, कारक और जीन्स के समान जो गुणसूत्र होते हैं वो भी पेयर्स में पाए जाते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। और चूंकि क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाई जाती हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, इसलिए जीन्स भी पेयर में होती हैं।
अन्यथा जीन्स पेयर में नहीं होती, क्योंकि जीन्स कहां प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पर, गुणसूत्रों पर। और गुणसूत्रों पर जब क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट है, तो जब क्रोमोसोम्स पेयर्स में है तभी जीन्स पेयर्स में होती है। इसके बाद जो अधिकांश पादप और अधिकांश जंतु, उनमें लिंग का निर्धारण कुछ विशिष्ट क्रोमोसोम करते हैं। सामान्यतः 2 क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि जो बनने वाला जीव है, बनने वाला भ्रूण है, बनने वाला शिशु है, वो गर्ल बनेगा या बॉय बनेगा, अर्थात नर बनेगा या मादा बनेगा। इसका निर्धारण कुछ विशिष्ट क्रोमोसोम करते हैं, गुणसूत्र करते हैं, और उन विशिष्ट गुणसूत्रों को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स। और बाकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन लिंग गुणसूत्रों के अलावा उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जो गैमीट्स बनते हैं वो हमारे लक्षणों को माता पिता से संतानों में लेकर जाते हैं, और जीन्स क्रोमोसोम्स पर विशिष्ट स्थानों पर प्रेजेंट होते हैं, और उन विशिष्ट स्थानों पर को जिन पर जीन्स उपस्थित होती है हम उन्हें लोकाई कहते हैं, यानी कि वी स्थल कहते हैं। ललिता बेटे, फादर ऑफ जेनेटिक्स होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जीन के नहीं थे फादर, फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण का मतलब क्या है? लिंग निर्धारण का मतलब है कि प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। लेकिन निर्धारण से, लिंग निर्धारण से मतलब क्या है? लिंग निर्धारण से मतलब क्या है कि प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के दौरान सेक्स को पहचानना कि बनने वाला जो एम्ब्रियो है, बनने वाला जो भ्रूण है, कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इसको पहचानना, इसे हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। आसान शब्दों में, जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के दौरान जो नर और मादा की जो पहचान होती है उसको हम लिंग निर्धारण कहते हैं। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के दौरान होता है। मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है उसके लिए मनुष्य में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 46 क्रोमोसोम है उस पर जो क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्हें बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र और इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 2 क्रोमोसोम्स तो लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और बाकी जो 44 बचते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। इसका मतलब मनुष्य में 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र या 1 जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में जो 1 जोड़ी गुणसूत्र है वो 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक X और एक Y। जो XX कंडीशन होती है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात फीमेल में होती है, मादा में।
और जो XY कंडीशन होती है वो मेल्स में होती है, यानी कि नरों में होती है। मनुष्य में वाई क्रोमोसोम्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति लिंग का निर्धारण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है हमें कि वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति लिंग का निर्धारण करती है। मनुष्य में जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई गुणसूत्र होता है, उस पर एक जीन होती है SRY। SRY का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि वाई गुणसूत्र पर लिंग निर्धारित करने वाला रीजन, लिंग निर्धारित करने वाला भाग। और ये SRY जो होता है एक प्रोटीन कारक बनाता है, प्रोटीन कारक यानी कि प्रोटीनियस फैक्टर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं TDF। TDF का मतलब क्या है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी कि हिंदी में वृषण निर्धारित या निर्धारण कारक, वृषण निर्धारण कारक। और ये जो TDF होता है वो वृषण का निर्माण करता है या नर जनन तंत्र का निर्माण करता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए वाई क्रोमोसोम्स पर, वाई गुणसूत्र पर एक जीन होती है जिसका नाम होता है SRY, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, यानी कि लिंग निर्धारण का भाग गुणसूत्र पर। किस पर? वाई गुणसूत्र पर। ये एक प्रोटीन कारक बनाता है जिसे हम बोलते हैं TDF, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी कि वृषण निर्धारण कारक। और ये TDF वृषण अथवा नर जनन तंत्र के निर्माण को कंट्रोल करता है। जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण है वो डिपेंड करता है कि जो मेल होता है उस पर निर्भर करता है कि जो बनने वाला बेबी है वो मेल बनेगा या फीमेल। अगर हमने कहा ये मदर है और ये फादर है, तो मदर का जीनोटाइप होता है 44+XX और फादर का जीनोटाइप होता है 44+XY। मदर में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, फादर में 1 X और 1 Y क्रोमोसोम होता है। इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो एक ही प्रकार के बनेंगे। कौन से? 22+X। लेकिन जो मेल है उसमें 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। एक बनता है 22+X और दूसरा बनता है 22+Y। अगर फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय ये वाला स्पर्म यानी कि ये शुक्राणु फ्यूज होगा फीमेल गैमेट से, तो जो बनने वाली संतान है वो गर्ल बनेगी, यानी कि लड़की बनेगी। क्योंकि दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो बनाएगा 44+XX। लेकिन अगर 22+X वाले यानी कि इस ओवम से स्पर्म ये वाला फ्यूज होगा, कौन सा? 22+Y वाला स्पर्म, तो इनसे जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 44+XY और इससे डेवलप होने वाला बेबी बॉय बनेगा। अर्थात जो लिंग का निर्धारण होता है वो माता पर, मदर पर निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर करता है फादर के स्पर्म पर, फादर के शुक्राणु पर। क्योंकि फादर 2 तरह के शुक्राणु बनाता है, एक 22+X वाला और एक 22+Y वाला। अगर 22+X वाला जो शुक्राणु है वो मदर के फीमेल गैमेट से, अंडाणु से फ्यूज होगा, तो जो जाइगोट डेवलप होगा वो 44+XX जीनोटाइप वाला होगा और उससे डेवलप होने वाला एम्ब्रियो और उससे डेवलप होने वाली संतान जो होगी वो गर्ल बनेगी। लेकिन अगर फादर का 22+Y वाला जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो फीमेल गैमेट अंडाणु से फ्यूज होता है,
तो उनसे डेवलप होने वाली जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होगा, वो 44 प्लस XY वाला बनेगा, और उससे डेवलप होने वाला जो बेबी होगा वो बॉय बनेगा। सर फीमेल कितना पेन सह सकती है? पागल है वो क्या? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए हमें दो मेन बात समझ में आई कि वो किस पर डिपेंड होता है, वाई क्रोमोसोम पर, यानी कि वाई क्रोमोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति लिंग निर्धारण करती है, और दूसरा जो माता होती है, मदर होती है, उस पर लिंग निर्धारण नहीं निर्भर करता, उसके गैमेट्स पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो एक ही प्रकार के गैमेट्स बनाती है 22 प्लस एक्स, लेकिन फादर दो तरह के गैमेट्स बनाता है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई वाला। तो जब 22 प्लस एक्स वाला फ्यूज होगा तो गर्ल बनती है, और जब 22 प्लस वाई वाला फ्यूज होता है तो बॉय बनता है। आज के लिए हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे, और जो आप कल टॉपिक पढ़ेंगे वो आप पढ़ के रखेंगे, और अधिक से अधिक बच्चे विद्या का ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें आपको वहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, आपको वहाँ पर जो भी डाउट होगा वो भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करें उस ऐप को, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ उपलब्ध होगी, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे आपको, और सभी चीज़ें आपको मिलेगी, आपका जो डाउट होगा वो भी रिमूवल होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप डाउनलोड करें विद्या का ऐप, और उससे आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस करें, पेपर की प्रैक्टिस के लिए उसमें वहाँ पर आपको जो मटेरियल है वो उसको लें और उसको आप सॉल्व करें। जो कोई डाउट हो आप